नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं आप। खास पेशकश में बात करेंगे ऐलनाबाद उपचुनाव की, जहां पर अभय सिंह चौटाला की बड़ी जीत हुई है। अभय सिंह चौटाला यहां पर जीत का चौका लगाने में सफल हुए हैं। अभय सिंह चौटाला को करीब 66,000 वोट मिले हैं, तो वहीं दूसरे नंबर पर रहे बीजेपी प्रत्याशी को करीब 60,000 वोट, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी को 21,000 से ज्यादा वोट मिले हैं। इस पर चर्चा करेंगे हमारे वरिष्ठ सहयोगी बलवंत तक्षक जी के साथ। तक्षक जी, आपका स्वागत है। शुक्रिया अजय। तक्षक जी, अभय चौटाला एक बार फिर से जीत गए हैं, किस तरह से देखते हैं उनकी इस जीत को? मैं कहूँगा अजय, जब ये उपचुनाव की शुरुआत हुई थी जी, तभी ऐलनाबाद क्षेत्र के लोगों को, हरियाणा के लोगों को और बहुत सारे वरिष्ठ नेताओं से जो बातचीत हुई, उनका यही मानना था कि उपचुनाव में एक बार फिर अभय सिंह चौटाला जीत दर्ज करेंगे। और जो 2019 के विधानसभा चुनाव में जो रिजल्ट था, कमोबेश उसी तरह का रिजल्ट इस बार भी रहा है। अभय सिंह चौटाला ने आम चुनाव में ऐलनाबाद से जीत दर्ज की थी। भाजपा तब दूसरे नंबर पर रही थी और कांग्रेस तीसरे नंबर पर रही थी। उपचुनाव का परिणाम भी ऐसा ही है। लोगों को पहले से उम्मीद थी कि अभय सिंह चौटाला जीतेंगे और परिणाम उसी तरह का रहा है। अभय सिंह चौटाला ने इस्तीफा दिया था किसान आंदोलन के नाम पर, जी। और अब जीतने के बाद एक बार फिर उनका बयान आया है कि अगर किसान कानून रद्द नहीं हुए तो वो एक बार फिर से इस्तीफा दे सकते हैं। तो क्या उनके इस बयान का मतलब लिया जाए कि किसान जो कानून है वो तो अभी तक रद्द नहीं हुए हैं, तो एक बार फिर उनका ये बयान क्या मायने रखता है? देखिए, उनसे सवाल पूछा गया था भाजपा और जसपा की तरफ से जी, कि जब आपने किसान आंदोलन के समर्थन में इस्तीफा दिया है और कृषि कानून अगर रद्द नहीं हुए हैं तो फिर आप मैदान में क्यों उतरे हैं? जी, स्थिति तो पहले जैसी ही है, फिर आप विधायक बनकर क्या जी, करेंगे? बिल्कुल। तो इसी सवाल के जवाब में अभय सिंह चौटाला ने चुनाव जीतने के बाद कहा है कि वो किसानों के साथ हैं, किसानों के साथ रहेंगे और अगर कृषि कानून रद्द नहीं किए जाते तो वो फिर से इस्तीफा दे सकते हैं। जी, अभय सिंह चौटाला का साफ कहना है कि वो किसानों के साथ हैं, और इस उपचुनाव में भी उन्हें खासा समर्थन किसानों का मिला। किसान नेता उनके प्रचार के लिए आए भी हैं। लेकिन जिस तरह से तक्षक जी, अगर वोट की बात करें तो हालांकि वोट तो पिछली बार की तुलना में उन्हें इस बार ज़्यादा मिले हैं, लेकिन जो जीत का मार्जिन है वो पिछली बार की अपेक्षा काफ़ी कम हुआ है। यानी कि किसानों का समर्थन होते हुए भी उन्हें ज़्यादा वोट हासिल नहीं हो पाए हैं। इसे किस तरह से देखते हैं? मैं तो अजय ये कहूँगा कि ये चुनाव अभय सिंह चौटाला का कोई भाजपा के खिलाफ नहीं था। जी, मतलब आप देखिए कि उन्होंने एक तरह से 4 पार्टियों को इस उपचुनाव में हराया है। पहले भाजपा के जो उम्मीदवार हैं गोविंद कांडा, दूसरे जननायक जनता पार्टी ने उनको चुनाव में मदद की। तीसरा जो सिरसा से विधायक हैं गोपाल कांडा, जो गोविंद कांडा के सगे भाई हैं, उन्होंने अपनी एक रीजनल पार्टी हलोपा बनाई हुई है। चौथे जो इस सरकार में बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला, वो भी अभय सिंह चौटाला के खिलाफ गोविंद कांडा के समर्थन में प्रचार करने के लिए गए हुए थे। ऐसे में एक सरकार के खिलाफ और 4 पार्टियों के खिलाफ मैदान में उतरना और जब सरकार के 3 साल अभी बाकी हों उस समय चुनाव जीतना, ये बड़ी बात है। जी, अभय चौटाला के लिए बड़ी बात है, लेकिन बीजेपी के लिए ये एक नुकसान भरी हम बात कह सकते हैं, क्योंकि 2 साल सरकार को बने हुए हैं प्रदेश में, और इन 2 साल में अब 2 उपचुनाव बीजेपी हार चुकी है। पहले बड़ौदा उपचुनाव बीजेपी ने हारा, और अब ऐलनाबाद उपचुनाव। सरकार पर इसका क्या असर पड़ सकता है? सरकार पर तो अजय कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि सरकार के पास पहले भी बहुमत था, अब भी बहुमत है। इनेलो के पास पहले भी एक सीट थी, अभय सिंह चौटाला के जीतने के बाद फिर वही सीट बरकरार रही है। यानी कि सरकार के पास बहुमत है और सरकार अगले 3 साल तक आराम से चलेगी। लेकिन हम ये जरूर कह सकते हैं कि आम तौर पर उपचुनावों के परिणाम सत्तारूढ़ दल के पक्ष में जाते हैं। 2 साल में 2 उपचुनाव हुए, बड़ौदा में भी भाजपा हारी और ऐलनाबाद में भी अब दूसरे साल पूरा होते होते हार गई है। ऐसी सूरत में हम कह सकते हैं, मुख्यमंत्री जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो बताते हैं कि पिछले 7 साल के दौरान मुख्यमंत्री रहते उन्होंने हरियाणा के लोगों के हित में क्या क्या काम किए। लेकिन अगर मान लीजिए किसी उपचुनाव में भी मतदाता सत्तारूढ़ दल को हरा दें तो उनको नए सिरे से रणनीति बनाने की जरूरत है। यानी कि बीजेपी के लिए एक सरकार के तौर पर तो कोई झटका नहीं है, लेकिन उपचुनाव में जिस तरह से हार मिली है वो कहा जा सकता है निराशाजनक है। लेकिन कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका माने, क्योंकि कांग्रेस का जो प्रत्याशी है सिर्फ करीब 21,000 से अधिक वोट ही लेने में सफल हुआ है और तीसरे नंबर पर है। हालांकि पिछले विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस यहाँ पर तीसरे नंबर पर ही थी, लेकिन जो वोट हैं वो कांग्रेस के काफ़ी कम हुए हैं। क्या इसे कांग्रेस के लिए एक मैं
मैं विफलता माना जाए? मैं अजय ये कहूँगा कि पिछली बार कांग्रेस के उम्मीदवार एलनाबाद से थे भरत सिंह बेनीवाल। जी। वो हुड्डा साहब के खेमे से माने जाते हैं। उन्होंने करीब 35,000 वोट पिछले चुनाव में लिए थे। इस बार जो भाजपा के टिकट पर एलनाबाद से 2 बार हारे पवन बेनीवाल, उन्होंने कुमारी शैलजा के नेतृत्व में आस्था व्यक्त करते हुए कांग्रेस ज्वाइन कर ली थी। जाहिर है कि शैलजा इस समय प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हैं, सिरसा से वो सांसद भी रही हैं, केंद्र में मंत्री रही हैं। पवन बेनीवाल को भाजपा छुड़वा कर कांग्रेस में शामिल करने का मतलब ये था कि उनको उपचुनाव में कांग्रेस की टिकट दी जाएगी। पवन बेनीवाल भाजपा छोड़ने की वजह ये थी कि वो जानते थे कि कृषि कानूनों को लेकर किसान बहुत नाराज़ हैं। ऐसी सूरत में बीजेपी के टिकट पर जीतना उनका मुश्किल होगा और शायद कांग्रेस के टिकट पर किस्मत आजमाएं तो वो जीत सकते हैं। लेकिन उनका ये जो सोचना था वो शायद ठीक नहीं रहा। कांग्रेस में आके पहले की तुलना में उनके वोट भी कम हुए और दूसरा क्या है कि कांग्रेस में आंतरिक गुटबाजी बहुत है। यानी कि शैलजा मैडम के उम्मीदवार को टिकट मिले तो शायद हुड्डा खेमा मदद ना करे, हुड्डा खेमे के उम्मीदवार को टिकट मिले शायद शैलजा खेमा मदद ना करे। आपस में गुटों में बटी हुई कांग्रेस ठीक से एलनाबाद उपचुनाव नहीं लड़ पाई और इसी का नतीजा है कि पवन बेनीवाल 21,000 वोटों पर ही सिमट गए। कांग्रेस गुटों में बटी है। बड़ौदा उपचुनाव हुआ था, उसमें कांग्रेस जीती थी। बड़ौदा जो हुड्डा का हल्का माना जाता है, हुड्डा का इलाका माना जाता है। एलनाबाद उपचुनाव, इसमें अभय चौटाला जीते हैं जो चौटाला परिवार का इलाका माना जाता है। तो दोनों उपचुनाव में एक में विपक्ष कांग्रेस जीता और दूसरे में विपक्षी अभय चौटाला। बीजेपी को दोनों जगह हार देखनी पड़ी है। प्रदेश की सियासत पर आने वाले दिनों में क्या कुछ फर्क पड़ेगा? क्या अभय चौटाला जो इनेलो पार्टी जिसे कहा जाता था एक की खत्म हो गई है, क्या वो फिर से उभर सकती है? मैं तो पहली बात तो ये है कि देखिए कि बड़ौदा निश्चित रूप से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के प्रभाव वाला इलाका है और एलनाबाद आपने ठीक कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला, चौधरी देवीलाल के प्रभाव वाला इलाका है। लेकिन दोनों ही जगह मुकाबला तो सरकार से था। सरकार तो किसी एक इलाके की नहीं होती, पूरे हरियाणा स्टेट की सरकार है। हम क्या माने कि दोनों ही उपचुनाव में अगर सरकार आ रही तो सरकार क्या चंडीगढ़ में है? अगर हरियाणा में मौजूदा सरकार अगर प्रभावशाली है तो उसको एलनाबाद भी जीतना चाहिए था और बड़ौदा भी जीतना चाहिए था। हम तो ये मानेंगे अजय कि दोनों ही उपचुनाव में हार सरकार के लिए भी झटका है, भले ही उसके पास बहुमत हो। लेकिन मैंने पहले भी कहा कि सरकार को नए सिरे से अपनी रणनीति बनानी पड़ेगी ताकि अगर 10 साल सत्ता में रहे भाजपा और जिन इलाकों में जिन बड़े नेताओं को, विपक्ष के नेताओं को प्रभाव है, वो प्रभाव ना टूट पाए तो फिर सरकार के कामकाज की किस तरह से लोग समीक्षा करेंगे? लोग तो यही कहेंगे अगर आपने अच्छे काम किए तो आपको उम्मीदवार जीतना चाहिए। आपने अच्छे काम किए और उम्मीदवार आपका नहीं भी जीतता है तो राजनीति तो देखिए जो जीता वही सिकंदर कहलाता है। मैं तो समझता हूँ कि वहाँ बड़ौदा में इंदुराज नरवाल जीते जो पहली बार चुनाव लड़ रहे थे, नए उम्मीदवार थे बिल्कुल, वो जीते तो सिकंदर कहलाए। इधर अभय चौटाला को हम पहले से ही मानते थे कि एलनाबाद उपचुनाव वो निश्चित रूप से जीतेंगे और जीते भी तो वही सिकंदर कहलाएंगे। सरकार अगर उपचुनाव ना जीते तो ये उसके लिए पुनर्विचार करने की जरूरत है अपनी रणनीति पर। बीजेपी ने उपचुनाव जीतने के लिए काफ़ी जोर लगाया, लेकिन किसान आंदोलन और साथ में एक और मुद्दा जिसे हम बात करना चाहेंगे वो महंगाई। लगातार महंगाई बढ़ती रही है पिछले दिनों, तो क्या इसका असर भी इस उपचुनाव में देखने को मिला? निश्चित तौर पर देखिए किसानों में तो नाराजगी थी ही और सिरसा जिले में भी किसान आंदोलन का जोर रहा है। हालांकि सरकार ये कहती रही है कि वो कुछ लोग बैठे हैं बॉर्डर पर और उनका भी हरियाणा के किसानों से कोई ताल्लुक नहीं है। हरियाणा के किसान तो अपने खेतों में काम कर रहे हैं। लेकिन ये रिजल्ट अगर सरकार के खिलाफ है तो मैं तो कहूँगा कि किसानों की नाराज़गी और दूसरा जो रोज़ाना डीजल और पेट्रोल और रसोई गैस और इनके CNG वगैरह के जो दाम बढ़ रहे हैं, इन पर भी सरकार को एक बार विचार करना पड़ेगा क्योंकि ये तो उपचुनाव था। सरकार की सेहत पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सरकार के पास बहुमत है। लेकिन अगर यही हालात रहते हैं तो आम चुनाव में भाजपा को इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ सकता है, इनेलो को फायदा होता दिख रहा है। कांग्रेस के ऊपर क्या कहेंगे? कांग्रेस को क्या अपनी रणनीति को लेकर कुछ सोचना पड़ेगा आने वाले समय के लिए? मैं तो ये कहूँगा कि एलनाबाद उपचुनाव में पिछली बार जब पवन बेनीवाल थे तब भी वो तीसरे नंबर पे थी जी। इस बार उपचुनाव हुआ और उम्मीदवार बदला तो भी तीसरे नंबर पर रही जी। जबकि एलनाबाद पूरा ग्रामीण मतदाताओं वाला क्षेत्र है और वहाँ बेनीवाल 45 है, यानी कि 45 गांव ऐसे हैं जहाँ बेनीवाल गोत्र के मतदाता हैं। अगर वहाँ 2 बेनीवाल लड़ते हैं तो हम मान सकते हैं कि तीसरे की लॉटरी लग सकती है। लेकिन इस बार तो अकेले पवन बेनीवाल मैदान में थे
और फिर भी उनका पिछले चुनाव की तुलना में वोट कम हुआ है, जी। तो जाहिर है कि कांग्रेस को भी ये सोचना पड़ेगा कि उपचुनाव में अगर ऐसी स्थिति है तो सरकार के खिलाफ वो लड़ाई किस तरह से लड़ेगी कांग्रेस। कांग्रेस को भी रणनीति बदलने की जरूरत है। बीजेपी को भी सोचना पड़ेगा कि आखिर कब तक वो किसानों को यूं ही रुष्ट रखेगी। अगर किसान को जो किसान कानूनों पे किसानों की मांग है उन पे वो बात नहीं करती है, उन मुद्दों को नहीं सुलझाती है, तो आने वाले चुनाव में उसका काफ़ी खामियाजा उसे भुगतना पड़ सकता है, ना सिर्फ हरियाणा में बल्कि अन्य राज्यों में। और महंगाई भी एक बड़ा मुद्दा है। फिलहाल अभय सिंह चौटाला ने यहाँ पर एक बार फिर बड़ी जीत हासिल की है। पंजाब केसरी की इस खास पेशकश में आज इतना ही। मुझे और मेरे सहयोगी तक्षक को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।